नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने सबसे महत्वपूर्ण कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न्स, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें और उनका ट्रेड कैसे करें, इस पर बहुत डिटेल तरीके से डिस्कशन की है। कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न्स दोनों से डील करते समय हमारे पास इसके बारे में एक क्लियर आइडिया है, या शायद एक क्लियर डायरेक्शनल बायस है कि जहां ब्रेकआउट होगा। इसका मतलब है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के मामले में हम कंसोलिडेशन के बाद प्रीवियस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने पर विचार करेंगे, और रिवर्सल पैटर्न्स के लिए हम प्रायर मार्केट ट्रेंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड शुरू करने पर विचार करेंगे। लेकिन तीसरे प्रकार का पैटर्न जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके साथ कोई डायरेक्शनल बायस नहीं जुड़ा होता है जब ब्रेकआउट या ट्रेड डायरेक्शन की बात आती है। या सरल शब्दों में, पैटर्न का ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और हम इस पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले फ्यूचर ट्रेंड डायरेक्शन का जज नहीं कर सकते। चार्ट पैटर्न्स की इस कैटेगरी को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स या बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स कहा जाता है। चूंकि हम पोटेंशियल ब्रेकआउट डायरेक्शन के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं, इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट्स के कारण ये पैटर्न खतरनाक हो सकते हैं। अक्सर आप स्वयं पैटर्न की कंसोलिडेशन के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट में एंट्री करते हुए पाएंगे और इस फॉल्स ब्रेकआउट्स का शिकार होते देखेंगे। मैंने अपने प्राइस एक्शन कोर्स में ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट पर पहले ही वीडियोस बना लिया है। अधिक जानने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस पार्ट में हम 3 बायलैटरल पैटर्न्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वे कैसे काम करते हैं, और एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सहित ट्रेड कैसे करें। हमारी डिस्कशन के 3 बायलैटरल पैटर्न इस प्रकार हैं। नंबर 1 सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है। इसके बाद सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल्स या ब्रॉडनिंग टॉप्स एंड बॉटम्स होता है। और फाइनली चैनल पैटर्न्स यानी राइजिंग चैनल और फॉलिंग चैनल पैटर्न्स को समझकर इस वीडियो एंड कर देंगे। यदि ये वीडियोस आपको ट्रेडिंग में बेहतर बनने में हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और एक हेल्दी ट्रेडिंग इकोसिस्टम बनाने के हमारे प्रयासों का सपोर्ट करें। यदि यह वीडियो अच्छा प्रदर्शन करता है, तो मैं मार्केट में चार्ट पैटर्न्स को आसानी से पहचानने के कुछ सिंपल वेज पर एक और वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने के लिए इसे अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को अनेबल करना सुनिश्चित करें, ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस न करें। तो आइए अपनी डिस्कशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल से शुरू करें। हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के बारे में बात की है। असेंडिंग ट्रायंगल्स बाएं से दाएं वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन के साथ सेलर्स के कमजोर होने का संकेत देता है, जबकि डिसेंडिंग ट्रायंगल्स खरीदारों के कमजोर होने और वॉलेटिलिटी में गिरावट का संकेत देता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का वर्किंग इन 2 ट्रायंगल पैटर्न्स के समान है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, लेकिन यहां हम शो नहीं है कि कमजोर प्लेयर कौन है। वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी श्रिंक हो रही है, और यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट जल्द ही ब्रेकआउट होने की संभावना है। हम ब्रेकआउट के बारे में बात करने से पहले आइए सीखें कि चार्ट्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कैसे करें। मुझे आशा है कि आप इस फैक्ट से परिचित हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल के लिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट और एक फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन होती है, जबकि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और एक फ्लैट सपोर्ट लाइन होती है। जब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात आती है, जैसा कि नाम से पता चलता है, इस ट्रायंगल की साइड्स समान रूप से स्लोप्ड हैं, जिसका अर्थ है कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट का स्लोप और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का स्लोप लगभग समान होता है। इन ट्रेंड लाइंस के भीतर कीमतों का एक्चुअल कंसोलिडेशन होता है। ये दोनों ट्रेंड लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं, जिसे एपेक्स कहा जाता है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को वैलिड माने जाने के लिए ट्रायंगल में कम से कम 2 लोअर हाइज और 2 हायर लोज शामिल होने चाहिए। ये पैटर्न एक फनल की तरह दिखता है, जिसमें वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्राइस बाईं ओर से दाईं ओर स्क्वीज होता है, जो कैंडलस्टिक्स एंड प्राइस एक्शन के कमजोर होने से जुड़ी है। ये प्राइस एक्शन क्या दर्शाती है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि न तो बायर्स और न ही सेलर्स को खरीदने या बेचने में कोई दिलचस्पी है। यह अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाने वाले लोअर हाई लेवल से स्पष्ट है, जो बाइंग प्रेशर की कमी को दर्शाता है, जबकि लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट में हायर लोज फॉर्म होना सेलिंग प्रेशर में गिरावट का संकेत देते हैं। पैटर्न बड़े स्विंग्स के साथ शुरू हुआ, जो पैटर्न के प्रोग्रेस होने के साथ शॉर्टर एंड शॉर्टर होता गया। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की सुंदरता यह है कि प्राइसेस को हमेशा के लिए स्क्वीज नहीं किया जा सकता है। किसी पॉइंट पर इसे अवश्य ब्रेकआउट होना ही चाहिए,
और जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ये ट्रिमेंडस रिटर्न्स ऑफर करता है। मैंने देखा है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि कोई स्टॉक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन से पहले रैली कर रहा है तो यह अंततः ऊपर की ओर ब्रेक हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन बनने से पहले गिरता है तो ब्रेकआउट के बाद भी इसमें गिरावट जारी रहनी चाहिए। ये दोनों ही असम्पशन सही नहीं है। ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट डायरेक्शन के बारे में कोई संकेत नहीं देते हैं। ध्यान रखें कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम्स और प्राइस मूवमेंट्स में वीकनेस होती है। इसके कारण ब्रेकआउट की डायरेक्शन का पता लगाना इम्पॉसिबल है। ट्रेडर्स द्वारा की जाने वाली एक और कॉमन मिस्टेक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट का पीछा करना है, जिससे एक फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाने की संभावना बढ़ती है। तो हम इस मिस्टेक को कैसे एलिमिनेट करें? वॉल्यूम इंडिकेटर्स एक बेहतर ट्रेडिंग टूल है जिसका उपयोग आप ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। रियल ब्रेकआउट्स आमतौर पर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी के साथ होते हैं, जबकि फॉल्स ब्रेकआउट्स आमतौर पर कम वॉल्यूम्स के साथ जुड़े होते हैं और यह ब्रेकआउट्स की तुलना में एक रेंज की तरह दिखते हैं। चूंकि ट्रायंगल्स का लेवल्स झुका हुआ होता है, ये कभी कभी प्राइस को ट्रायंगल के फ्रेम के बाहर ले आता है। यह आमतौर पर ट्रेडर्स को लुभाता है और वे मान लेते हैं कि चार्ट पर ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा ब्रेकआउट्स की कंफर्मेशन करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसे आप माइंड में रख सकते हैं वो ये है कि प्राइस पैटर्न के एपेक्स के जितनी करीब आती है और प्राइस कंसोलिडेशन जितना टाइट होता है, रियल ब्रेकआउट्स की संभावना उतनी ही अधिक होती है और प्राइसेस तेजी से आपके ट्रेड के फेवर में चली जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इस पैटर्न का ट्रेड कैसे करें, अपनी एंट्री को कैसे टाइम करें और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट्स या एग्जिट्स कैसे निर्धारित करें। आइए पहले एंट्री क्राइटेरिया से शुरुआत करें। जहां भी यह पैटर्न बनेगा, हमें दो सिनेरियोज पर विचार करना होगा। पहला, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट है और दूसरा सिनेरियो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल के नीचे एक ब्रेकआउट है। मान लीजिए कि प्राइस अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देती है। फिर आपके पास 4 पॉसिबल लॉन्ग एंट्रीज अवेलेबल है। पहला अप्रोच बहुत अग्रेसिव है और आइडिया ये है कि जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेक हो जाए तो लॉन्ग एंट्री की जाए। आपको बस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक लिमिट बाय ऑर्डर देना है और जब प्राइस इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगी तो आप इमीडिएटली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। यदि ब्रेकआउट रियल है तो यह एंट्री के लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस में से एक है, लेकिन यह तरीका बहुत जोखिम भरा है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरी मेथड पिछले अप्रोच के समान है। एकमात्र अंतर यह है कि आप प्राइस के ब्रेक होने और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने का वेट करते हैं। कैंडल क्लोज होने के बाद आप ब्रेकआउट कैंडल हाई से ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड पर प्रवेश कर सकते हैं। यह मेथड फॉल्स ब्रेकआउट की चांसेस को कम कर देती है, लेकिन यदि मोमेंटम स्ट्रांग है तो आप बहुत हायर प्राइसेस पर अपना ट्रेड दर्ज करेंगे। यदि आप इन दोनों एंट्रीज से चूक गए हैं तो आप मार्केट में तब भी एंटर कर सकते हैं जब प्राइस पुलबैक आ जाती है या प्राइस पैटर्न की रेजिस्टेंस लाइन का रीटेस्ट करती है। यह आपको ट्रेड में एंटर करने में हेल्प कर सकता है, भले ही आप ब्रेकआउट मूव चूक गए हों। इस मेथड में हमें कीमतों के प्राइमरी पुलबैक बनने या यहां तक कि रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल का फिर से टेस्ट करने और फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में आगे बढ़ने का वेट करना होगा। जब प्राइस ऊपर की ओर मूव होने लगे तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने की प्रतीक्षा करने की तुलना में रीटेस्ट बेहतर एंट्री प्राइसेस प्रदान करती है। पुलबैक्स और रीटेस्ट्स आमतौर पर स्मॉल कैंडल से जुड़े होते हैं, लेकिन इस अप्रोच के साथ मुद्दा यह है कि मार्केट हर बार पुलबैक या रीटेस्ट नहीं दे सकता है, खासकर अगर प्राइस मूव का समर्थन करने वाली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो तो। इसलिए मैं यह आप पर छोड़ता हूं कि आप अपने पसंदीदा एंट्री टाइप का निर्णय लें। यह इस बात पर आधारित होगा कि आप अपने अप्रोच में कंजर्वेटिव हैं या अग्रेसिव। इसके अलावा वॉल्यूम्स और अदर इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें ताकि ये देखा जा सके कि क्या वास्तव में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच प्राइसेस को ऊपर की ओर ले जाने में इंटरेस्ट है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन के लिए भी एंट्री टेक्निक्स समान है, लेकिन यहां हमारा बायस बेरिश है और हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर करेंगे। तो आप या तो लेवल ब्रेकडाउन होने पर शॉर्ट जाने का विकल्प चुन सकते हैं या आप प्राइमरी पुलबैक या सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस लेवल पर रीटेस्ट की वेट कर सकते हैं और फिर जब प्राइस डिक्लाइन होने लगती है तो शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप से बचाने के लिए
पहले वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें। प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें ताकि आप बहुत जल्दी स्टॉप आउट न हो? कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपका स्टॉप लॉस ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां प्राइस पहुंचने पर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट आपका स्टॉप लॉस पर पहुंचता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका एनालिसिस गलत है। यदि हम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के लिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे सेट करना एक अच्छा आइडिया है? खैर, फेक आउट्स या यहां तक कि डीप विक्स की संभावनाओं को देखते हुए मैं ऐसा नहीं सोचता। आपको इसे और कहां रखना चाहिए? इसके बारे में सोचो। अपना स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आइडियल प्लेस कहां है, ताकि यदि मार्केट उस तक पहुंच जाए तो आपको पता चल जाए कि ब्रेकआउट इनवैलिड है। चूंकि पैटर्न हायर स्विंग लोज बनाता है, यदि प्राइस रीसेंट स्विंग लो से नीचे जाती है और लोअर लो बनाती है तो हम शो हो सकते हैं कि हमारा एनालिसिस गलत था। तो यह एग्जैक्टली वही प्लेस है जहां आपको अपना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, यानी रीसेंट स्विंग लो के ठीक नीचे। आप डीप स्टॉप लॉस हंटिंग विक्स को कॉम्पनसेट करने के लिए रीसेंट स्विंग लो के नीचे 180 आर बफर जोड़कर प्राइस को कुछ ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं। यही विचार असेंडिंग ट्रेंडलाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन होने पर भी लागू होता है। आप अपने स्टॉप लॉस को सबसे रीसेंट स्विंग हाई लेवल के ठीक ऊपर रख सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा सेफ होने के लिए स्विंग हाई लेवल के ऊपर 180 आर बफर दे सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने विनिंग ट्रेड से कहां बाहर निकलें? आप पहले से ही परिचित होंगे कि ऐसी दो टेक्निक्स हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है और दूसरा है प्राइस प्रोजेक्शन मेथड। प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि प्राइस मोमेंटम कहां एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स के लिए कैसा काम करता है? पहला, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स के बीच की दूरी को मेजर करे, यानी पैटर्न का सबसे वाइडेस्ट पोर्शन को मापे। फिर ब्रेकआउट डायरेक्शन के आधार पर ब्रेकआउट पॉइंट पर इस दूरी को कॉपी और पेस्ट करें। उदाहरण के लिए, एक बुलिश ब्रेकआउट के मामले में इस दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर प्रोजेक्ट करना और एक बेरिश ब्रेकआउट के लिए उसी दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट पर सपोर्ट लेवल से नीचे प्रोजेक्ट करना। ये प्राइस प्रोजेक्शन या एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल देगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आइडिया ये है कि हमें पता नहीं है कि ट्रेंड कितने समय तक चलेगी, इसलिए हम जहां तक संभव हो सके ट्रेंड पर राइड करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ताकि मार्केट हमारे फेवर में होने पर आपके प्रॉफिट्स को लॉक इन कर सके। तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे? खैर, आप मूविंग एवरेजेस जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 20 पीरियड, 50 पीरियड या यहां तक कि 200 पीरियड की मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस का ट्रेल कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप बाजार में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप तब तक अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे जब तक कि ब्रेकआउट की डायरेक्शन के आधार पर बाजार मूविंग एवरेजेस से ऊपर या नीचे ब्रेक और क्लोज ना हो जाए। एक अधिक मजबूत टेक्निक यह है कि यदि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्राइस प्रोजेक्शन कॉम्बो बनाते हैं, यानी आप दोनों टेक्निक्स को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि बाजार आपके पक्ष में चलता है लेकिन यह आपके प्राइस प्रोजेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो आप अपने ओपन प्रॉफिट्स को लॉक इन करने के लिए मूविंग एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर अचानक रिवर्सल्स भी हो जाए, तब भी जो कुछ प्रॉफिट्स आपके पास है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सब कुछ बाजार को वापस नहीं देते हैं। अब न्यूट्रल पैटर्न्स की दूसरी कैटेगरी की ओर आगे बढ़ें। इस विशेष पैटर्न को अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाहे वो सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल हो या ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न या ब्रॉडनिंग टॉप या बॉटम पैटर्न हो। ये पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के मिरर रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है। प्राइस बाईं से दाईं ओर स्क्वीज होने के बजाय ये हर स्विंग के साथ एक्सपैंड होती है। यह एक कारण है कि अन्य चार्ट पैटर्न्स की तुलना में इसको ट्रेड करना कठिन है, क्योंकि लोज और हाइज एक एक करके निकाले जाते हैं। कंसोलिडेशन के एक्सपैंडिंग शेप के कारण इसे मेगाफोन पैटर्न भी कहा जा सकता है। जब इस पैटर्न की पहचान की बात आती है, तो ये पैटर्न अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान बन सकता है, और जब यह अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इसे ब्रॉडनिंग टॉप कहा जाता है, और डाउन ट्रेंड के दौरान बनने पर ब्रॉडनिंग बॉटम कहा जाता है। जब प्राइस के वाइडनिंग हाइज और लोज को जोड़ने वाली दो ट्रेंड लाइंस एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, तो ये ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न का संकेत है। ये ट्रेडर्स की घबराहट और अनिर्णय को दर्शाता है। भले ही हर प्राइस स्विंग के बाद प्राइस एक्शन स्पष्ट होती है,
मार्केट में किसी एक प्लेयर का क्लियर डोमिनेंस नहीं होता है, यानी खरीदार और विक्रेता अपने डोमिनेंस को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर प्रयास का काउंटर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इंडिसिजन की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के साथ कम से कम 2 प्राइस स्विंग्स होने चाहिए, यानी इसे एक वैलिड पैटर्न मानने के लिए असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में कम से कम 2 हायर हाइज और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट में 2 लोअर लोज होने चाहिए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के समान ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न में भी ब्रेकआउट्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की डायरेक्शन निर्धारित करता है। कृपया ध्यान दें कि ब्रॉडनिंग पैटर्न की कुछ कैटेगरीज हैं, चाहे वे ब्रॉडनिंग वेजेस हो, एक फ्लैट सपोर्ट लाइन के साथ ब्रॉडनिंग टॉप्स हो, या फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन के साथ ब्रॉडनिंग बॉटम्स हो। लेकिन मैं इन पैटर्न्स पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इनमें से अधिकांश ब्रॉडनिंग प्राइस एक्शन पैटर्न्स बाजारों में रियली फॉर्म होते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा अर्ज करूंगा कि चार्ट में हर एक पैटर्न के पीछे भागने के बजाय 3-4 मजबूत पैटर्न्स का फॉलो करें। आप जितना अधिक फोकस्ड होंगे, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग क्राइटेरिया की। आइए पहले ट्रेड एंट्री टेक्निक्स से शुरुआत करें। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है, ब्रेकआउट्स फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन और बाजार में किसी एक प्लेयर के डोमिनेंस को निर्धारित करता है। ये पैटर्न किसी डायरेक्शनल बायस के साथ नहीं आता है, इसलिए हमें अपनी पोजीशन निर्धारित करने के लिए ब्रेकआउट पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। तो ये सब एक रियल ब्रेकआउट की पहचान करने पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, उन फैक्टर्स में से एक जो प्रॉपर ब्रेकआउट निर्धारित करने में मदद करेगा, वह वॉल्यूम्स है। इसलिए एवरेज से अधिक वॉल्यूम्स संभावित ब्रेकआउट का एक अच्छा संकेत हो सकता है। इसके अलावा आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए RSI, MACD आदि जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट्स को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए आइए उन सभी पॉसिबल एंट्रीज के बारे में बात करें जब ब्रेकआउट अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेक हो जाती है, आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक अच्छी एंट्री प्राइस मिलेगी। लेकिन डाउनसाइड ये है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और आप फंस सकते हैं। इसलिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव ये होगा कि ब्रेकआउट कैंडल के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा की जाए और फिर अगली कैंडल के खुलने पर या ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री किया जाए। इस अप्रोच के साथ समस्या यह है कि यदि ब्रेकआउट अच्छी मोमेंटम से जुड़ा है, तो आप खुद को बहुत हाई प्राइसेस पर खरीदारी करते हुए पाएंगे। इनके अलावा आप प्राइस में पुल बैक या असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट के बाद एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। पुल बैक या रीटेस्ट कमजोर कैंडल्स से जुड़े होते हैं। जब प्राइस एक बार फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में बढ़ने लगे, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। इन तरीकों का एडवांटेज यह है कि आप ब्रेकआउट चूक जाने पर भी ट्रेड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन डाउनसाइड ये है कि पुल बैक या रीटेस्ट हर बार नहीं होता है, खासकर अगर ब्रेकआउट के दौरान मजबूत प्राइस मोमेंटम थी। यदि प्राइस पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे गिरती है, तो वही एंट्री मेथड्स लागू होती हैं। उस केस में आप ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन कैंडल के सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज होने के बाद एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। आप पुल बैक या लोअर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट के बाद भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। इस पैटर्न के लिए स्टॉप लॉस लगाना एक कठिन काम है। यदि आप स्टॉप लॉस रखने के जनरल आइडिया के अनुसार चलते हैं, तो इसे बुलिश ब्रेकआउट के मामले में टॉप रेजिस्टेंस लाइन के नीचे या लोअर सपोर्ट लाइन के नीचे सेट किया जा सकता है। दूसरी ओर बेरिश ब्रेकडाउन के लिए स्टॉप लॉस को लोअर सपोर्ट लाइन के ऊपर या अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में सोचो, इनमें से एक स्टॉप लॉस बहुत टाइट है। लंबी विक्स के साथ कोई भी प्राइस स्विंग आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है, जबकि दूसरा स्टॉप लॉस बहुत वाइड है, जो आपको खराब रिवॉर्ड टू रिस्क देगा। तो हम क्या करेंगे? इस मुद्दे का मुकाबला करने का एक तरीका यह है कि आप अपना स्टॉप लॉस पैटर्न के मध्य में, यानी पैटर्न के सबसे वाइडेस्ट पोर्शन के सेंटर में रखें। यदि आप अपने स्टॉप लॉस के प्रति बहुत अग्रेसिव हैं, तो आप इसे ब्रेकआउट कैंडल के संबंध में भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप प्राइस एक्शन के लिए पर्याप्त ब्रीदिंग रूम छोड़ दें। यदि आप ATR वैल्यू के 1 से 3 गुना तक कुछ बफर जोड़कर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। इस पैटर्न के लिए मुझे वास्तव में अपने टारगेट्स का ट्रेल करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं प्रोजेक्टेड टारगेट्स से संतुष्ट हूं। आप प्राइस प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके 2 टारगेट्स निर्धारित कर सकते हैं। पहला टारगेट टॉप और बॉटम ट्रेंड लाइंस के बीच सबसे स्मॉलेस्ट स्विंग की दूरी के बराबर होगा। इस दूरी को ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे प्रोजेक्ट किया जाता है,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह ब्रेकआउट था या ब्रेकडाउन। दूसरा, टारगेट लेवल ट्रेंड लाइन के बीच सबसे वाइडेस्ट स्विंग की दूरी के बराबर होगा, जो ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट होता है। अब आइए अंतिम प्रकार के बायलैटरल पैटर्न पर चलते हैं, जो चैनल पैटर्न्स हैं, अर्थात राइजिंग और फॉलिंग चैनल्स। चैनल पैटर्न को प्राइस चैनल के नाम में भी जाना जाता है। पैटर्न का फॉर्मेशन काफी दिलचस्प है और मार्केट ट्रेंड से संबंधित है। आप मेरे प्राइस एक्शन कोर्स में मार्केट ट्रेंड्स के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं राइजिंग चैनल की। राइजिंग चैनल दो लाइंस द्वारा बनता है। यह एक बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट और एक अपर ट्रेंड चैनल लाइन रेजिस्टेंस है। तो स्पष्ट रूप से प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, एक अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज बनाती है। जब हम एक लाइन का उपयोग करके सभी स्विंग लोज को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें ट्रेंड लाइन मिलती है जो प्राइसेस के लिए सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगी, जबकि हायर हाइज को जोड़ने से हमें ट्रेंड चैनल लाइन मिलेगी जो प्राइसेस के लिए रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा इसे ट्रेंड लाइन कंसिडर करने के लिए हमें इनमें से प्रत्येक लाइन पर कम से कम दो प्राइस स्विंग्स की आवश्यकता है, और इसे एक वैलिड ट्रेंड लाइन के रूप में कंफर्म करने के लिए हमें प्रत्येक लाइन पर कम से कम 3 स्विंग्स की आवश्यकता है। ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, या अधिक सरल शब्दों में अपर और लोअर लाइंस का स्लोप लगभग बराबर होना चाहिए। यदि स्लोप्स अलग अलग हैं, तो हम जानते हैं कि इसका सही मतलब क्या है। ये पूरी तरह से एक अलग प्राइस एक्शन होगी और यह एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाएगी। अब हम फॉलिंग चैनल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। मौजूदा ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज के साथ एक डाउन ट्रेंड है। सभी लोअर हाइज को एक साथ जोड़कर आपको डाउन ट्रेंड लाइन मिलेगी, जो भविष्य के प्राइस मूव्स के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगी। दूसरी ओर, यदि आप सभी लोअर लोज को जोड़ते हैं, तो आपको ट्रेंड चैनल लाइन मिलेगी, जो प्राइसेस के लिए सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगी। ये भी ध्यान रखें कि दोनों लाइंस का स्लोप लगभग बराबर होना चाहिए, या सरल शब्दों में कहें तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि राइजिंग चैनल पैटर्न पर ट्रेड कैसे करें। जब राइजिंग चैनल पैटर्न की बात आती है, तो आप दो प्रकार के ट्रेड्स ले सकते हैं। जब प्राइस चैनल से बाहर ब्रेक हो जाती है, तो आप या तो ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेंड लाइन से मौजूदा ट्रेंड की डायरेक्शन में इंपल्स प्राइस स्विंग्स का ट्रेड कर सकते हैं। जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात आती है, तो राइजिंग चैनल एक बायलैटरल पैटर्न है, जिसका अर्थ है कि ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन मैंने जो देखा है वह ये है कि चैनल का स्लोप कुछ हद तक हमें ये जानकारी देता है कि यह ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन। मैं इसे समझा दूंगा। बहुत स्टीप स्लोप वाला या बहुत तेज प्राइस एक्शन वाला एक चैनल ज्यादातर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे टूट जाएगा, जबकि मीडियम या लो स्लोप वाले चैनल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की समान संभावना होगी। वैसे भी ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमें ब्रेकआउट होने के बाद ही किसी ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे टूट गई है। अब यदि आप बहुत अग्रेसिव हैं, तो जैसे ही प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक हो जाती है, आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये जोखिम भरा है, क्योंकि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और आप फंस जाएंगे। इसलिए ब्रेकआउट कैंडल के ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होने का इंतजार करना और फिर अगली कैंडल के खुलने पर या ब्रेकडाउन कैंडल के लो लेवल के नीचे एक शॉर्ट एंट्री करना हमेशा आइडियल होता है। डाउनसाइड ये है कि यदि ब्रेकडाउन मजबूत है, तो आप बहुत कम प्राइसेस पर बेचेंगे। तो एक और तरीका ये होगा कि जब प्राइस पुल बैक आ जाए या ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट हो जाए। पुल बैक और रीटेस्ट दोनों स्मॉल बॉडीड कैंडल्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब पुल बैक या रीटेस्ट के बाद प्राइस कम होने लगती है, तो आप एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। कभी कभी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास प्राइस बिल्डअप हो सकता है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि प्राइस कम हो जाएगी, और यह टाइट स्टॉप लॉस के कारण बहुत बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क भी प्रदान करता है। ये सभी ब्रेकडाउन एंट्री टेक्निक्स तब भी लागू होती हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट हो जाती है। ऐसे सिनेरियो में हम या तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने पर, या रेजिस्टेंस ट्रेंड चैनल लाइन के पास बिल्डअप के बाद, या ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड चैनल लाइन पर एक पुलबैक या रीटेस्ट के बाद भी लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है वॉल्यूम्स। यदि आप वॉल्यूम्स का एनालिसिस करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप इसे मेरी फ्री प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैसे भी ब्रेकआउट के दौरान एवरेज से अधिक वॉल्यूम्स होना चाहिए,
इसके बजाय आप ब्रेकआउट्स को वैलिडेट करने के लिए मोमेंटम इंडिकेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए जानें कि अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। हम सपोर्ट लेवल से नीचे ब्रेकडाउन के लिए स्टॉप लॉस सेटिंग पर डिस्कशन करेंगे। चैनल पैटर्न का स्टॉप लॉस चैनल की विड्थ पर निर्भर करेगा। यदि चैनल बहुत नैरो है तो हम स्टॉप लॉस को अपर ट्रेंड चैनल लाइन के ठीक ऊपर रखने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर चैनल बहुत वाइड है तो हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत होगा, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस को पहले की तरह ट्रेंड चैनल लाइन से ऊपर रखते हैं तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रभावित होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रेकडाउन एंट्री के लिए आप स्टॉप लॉस को उस चैनल के मिड पॉइंट के ठीक ऊपर रख सकते हैं जहां से ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन अगर आपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास बिल्डअप के बाद शॉर्ट एंट्री ली है तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्डअप या कंसोलिडेशन के ठीक ऊपर रख सकते हैं। अंत में यदि आपने पुल बैक या रीटेस्ट के बाद कोई पोजीशन ली है तो आप अपने स्टॉप लॉस को पुल बैक या रीटेस्ट कैंडल्स के हाईएस्ट विक के ऊपर कुछ बफर के साथ सेट कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के मामले में समान स्टॉप लॉस कंडीशंस वहां भी लागू की जा सकती हैं, लेकिन इस मामले में यदि आपने ब्रेकआउट एंट्री ली है तो हम ब्रेकआउट पॉइंट से चैनल के मिड पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, या आप ब्रेकआउट के बाद बिल्डअप एंट्री के लिए स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन के नीचे रख सकते हैं और अंत में पुल बैक या रीटेस्ट एंट्रीज के लिए पुल बैक या रीटेस्ट कैंडल्स की सबसे लोएस्ट विक के नीचे कुछ बफर स्पेस के साथ अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अब टारगेट्स पर डिस्कशन करते हैं। हमेशा की तरह हम 3 तरीकों का फॉलो कर सकते हैं: प्राइस प्रोजेक्शन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड या दोनों का कॉम्बिनेशन। प्राइस प्रोजेक्शन के लिए हम प्राइस एग्जॉस्शन कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। एक चैनल पैटर्न के लिए हम अपर और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी को मापते हैं और ब्रेकआउट की डायरेक्शन के आधार पर इस दूरी को लाइन के ऊपर या नीचे प्रोजेक्ट करते हैं। यह आपका प्रोजेक्टेड प्राइस टारगेट देगा। राइजिंग चैनल पैटर्न का एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेकडाउन हो जाती है तो पिछले सभी स्विंग लेवल्स प्राइस एक्शन एरियाज के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए आपको बारीकी से देखना होगा कि किस प्रकार की प्राइस एक्शन हो रही है और फिर निर्णय लें कि क्या अधिक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपने ट्रेड्स को बनाए रखना है या अपनी पोजीशन से बाहर निकलना है। दूसरी मेथड आपके द्वारा फॉलो की जाने वाली ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर विभिन्न पीरियड्स के मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इस कॉन्सेप्ट का कोर आइडिया ये है कि जब प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक चैनल या बस एक कंसोलिडेशन बनाता है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि यह ट्रेंड लंबी पीरियड्स तक जारी रहेगी, और यदि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकें तो आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है। आप ट्रेड से तभी बाहर निकलेंगे जब प्राइस मूविंग एवरेज को पार कर जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए 20 पीरियड के मूविंग एवरेज का उपयोग करें, मीडियम टर्म ट्रेंड्स के लिए 50 पीरियड के SMA का उपयोग करें और लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स के लिए 100 या 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस का उपयोग करें। लेकिन यह एक अच्छा प्रैक्टिस है यदि आप प्राइस प्रोजेक्शन और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड्स दोनों के संयोजन का उपयोग करते हैं, ताकि आउटकम चाहे जो भी हो आप प्रॉफिट्स कमाने में सक्षम होंगे। अब आइए राइजिंग चैनल पैटर्न पर ट्रेड करने की दूसरी मेथड पर नजर डालें। यह विचार केवल तभी वैलिड है जब बनाया गया चैनल पर्याप्त विड्थ के साथ हो, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के बीच पर्याप्त प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ विचार इंपल्स मूव्स का ट्रेड करने या बस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने का है। आपको बस इंपल्स स्विंग मूव्स की सवारी करने के लिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी है, क्योंकि इंपल्स मूव्स मजबूत मोमेंटम कैंडल्स से जुड़ी हुई है और आप मार्केट प्राइस फ्लो के साथ ट्रेड करेंगे। लॉन्ग एंट्री लेने के लिए आप सपोर्ट लाइन से बुलिश पिन बार्स जैसे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को पर्याप्त बफर के साथ सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे या सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन कैंडल की सबसे लोएस्ट विक के नीचे रखें। आपका टारगेट स्पष्ट रूप से रेजिस्टेंस ट्रेंड चैनल लाइन होगा। आप अपर ट्रेंड लाइन से करेक्शन मूव का ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करता हूं। आइए अब फॉलिंग चैनल पैटर्न के लिए ट्रेडिंग क्राइटेरियाज पर ब्रीफली चर्चा करें। राइजिंग चैनल के समान जब फॉलिंग चैनल पैटर्न की बात आती है तो आप 2 प्रकार के ट्रेड्स ले सकते हैं। जब प्राइस चैनल से बाहर ब्रेक हो जाती है तो आप या तो ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप ट्रेंड लाइन से मौजूदा डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में इंपल्स प्राइस स्विंग्स का ट्रेड कर सकते हैं। जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात आती है तो फॉलिंग चैनल एक बायलैटरल पैटर्न है जो दर्शाता है कि ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन पहले की तरह चैनल का स्लोप कुछ हद तक हमें ये जानकारी देता है कि यह ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन।
बहुत अधिक नेगेटिव स्लोप या बहुत स्टीप प्राइस एक्शन वाला एक फॉलिंग चैनल ज्यादातर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, जबकि मीडियम या लो स्लोप वाले चैनल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की समान संभावना होगी। वैसे भी ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमें ब्रेकआउट होने के बाद ही किसी ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर टूट गई है। अब यदि आप बहुत अग्रेसिव हैं, तो जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेक हो जाती है, आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये जोखिम भरा है, क्योंकि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और आप फंस जाएंगे। इसलिए ब्रेकआउट कैंडल के ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा करना और फिर अगली कैंडल के खुलने पर या ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करना हमेशा आइडियल होता है। डाउनसाइड ये है कि ब्रेकआउट मजबूत हो सकता है और आप बहुत हाई प्राइसेस पर खरीदारी करेंगे। तो एक और तरीका ये होगा कि जब प्राइस पुलबैक आ जाए या ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करे। इसलिए जब पुलबैक या रीटेस्ट के बाद प्राइस बढ़ने लगती है, तो आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। कभी कभी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस बिल्डअप हो सकता है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाएगी, और यह टाइटर स्टॉप लॉस के कारण बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क भी प्रदान करता है। ये सभी ब्रेकआउट एंट्री टेक्निक्स तब भी लागू होती हैं जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे टूटने में कामयाब हो जाती है। ऐसे सिनेरियो में हम या तो सपोर्ट ट्रेंड चैनल लाइन के नीचे ब्रेकआउट और क्लोज होने पर, या सपोर्ट लाइन के पास बिल्डअप के बाद या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेंड चैनल लाइन पर पुलबैक या रीटेस्ट होने पर भी शॉर्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है वॉल्यूम्स। आप ब्रेकआउट के दौरान एवरेज से अधिक वॉल्यूम का उपयोग करके रियल ब्रेकआउट को वैलिडेट कर सकते हैं। इसके बजाय आप ब्रेकआउट को वैलिडेट करने के लिए मोमेंटम इंडिकेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए देखें कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। हम रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट के लिए स्टॉप लॉस सेटिंग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, चैनल पैटर्न का स्टॉप लॉस चैनल की विड्थ पर निर्भर करेगा। यदि चैनल बहुत नैरो है, तब हम स्टॉप लॉस को लोअर ट्रेंड चैनल लाइन के ठीक नीचे रखने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर चैनल बहुत वाइड है, तो हमें एक अलग स्टॉप लॉस के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इसे पहले की तरह ट्रेंड चैनल लाइन से नीचे रखते हैं, तो रिवॉर्ड टू रिस्क कम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रेकआउट एंट्री के लिए आप स्टॉप लॉस को उस चैनल के मिड पॉइंट के ठीक नीचे रख सकते हैं जहां से ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास बिल्डअप के बाद लॉन्ग एंट्री ली है, तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्डअप या कंसोलिडेशन के ठीक नीचे रख सकते हैं। अंत में, यदि आपने पुलबैक या रीटेस्ट के बाद कोई पोजीशन ले ली है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को पुलबैक या रीटेस्ट कैंडल्स की सबसे लोएस्ट विक के नीचे पर्याप्त बफर स्पेस के साथ सेट कर सकते हैं। अब सपोर्ट ट्रेंड चैनल लाइन के नीचे ब्रेकआउट की स्थिति में समान स्टॉप लॉस कंडीशंस वहां भी लागू की जा सकती हैं, लेकिन इस मामले में यदि आपने शॉर्ट एंट्री ली है, तो हम ब्रेकडाउन पॉइंट से चैनल के मिड पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, या आप ब्रेकआउट के बाद बिल्डअप एंट्री के लिए स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन के ऊपर रख सकते हैं, और अंत में पुलबैक या रीटेस्ट एंट्रीज के लिए पुलबैक या रीटेस्ट कैंडल्स की हाईएस्ट विक के ऊपर कुछ बफर के साथ अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अब टारगेट्स पर चर्चा करते हैं। टारगेट्स निर्धारित करना उसी तरह से किया जा सकता है जैसे राइजिंग चैनल पैटर्न के साथ किया जाता है। ये प्राइस प्रोजेक्शन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसलिए यदि आपको कोई संदेह हो, तो पिछले सेक्शन को रेफर करें। आइए अब फॉलिंग चैनल पैटर्न पर ट्रेड करने की दूसरी मेथड पर नजर डालें। यह आइडिया केवल तभी वैलिड है जब बनाया गया चैनल पर्याप्त विड्थ के साथ हो, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बीच पर्याप्त प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ विचार इंपल्स मूव का ट्रेड करना है या बस मौजूदा मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। आपको बस इंपल्स स्विंग मूव्स की सवारी करने के लिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी है, क्योंकि इंपल्स मूव्स मजबूत मोमेंटम कैंडल्स से जुड़ी हुई हैं और आप मार्केट प्राइस फ्लो के साथ ट्रेड करेंगे। आप शॉर्ट एंट्री लेने के लिए रेजिस्टेंस लाइन से बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स जैसे बेरिश पिनबार्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को पर्याप्त बफर के साथ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर या रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन कैंडल्स की हाईएस्ट विक के ऊपर रखें। आपका टारगेट स्पष्ट रूप से सपोर्ट ट्रेंड चैनल लाइन होगा। आप लोअर ट्रेंड चैनल लाइन से करेक्शन मूव का ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करता। अब बहुत सारे अन्य पैटर्न्स हैं जो आप बाजारों में पा सकते हैं, जैसे राउंडिंग टॉप्स और बॉटम्स या सॉसर पैटर्न्स। इसके बाद डायमंड टॉप्स और बॉटम्स, वी टॉप्स और वी बॉटम्स, ब्रॉडनिंग वेजेस, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न्स इत्यादि।
लेकिन इन 3 वीडियोस के दौरान मैंने जिन पैटर्न्स पर चर्चा की है, यदि आप उनका सही ढंग से पालन करते हैं, तो वे बाजार में प्रॉफिटेबली ट्रेड करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी ट्रेड्स लाभदायक होंगे, लेकिन आपके ट्रेड की सफलता की संभावना में काफी सुधार हो सकता है। इसके अलावा इन पैटर्न्स के ट्रेडिंग के लिए आप जो टाइम फ्रेम्स चुनते हैं, वह भी इन पैटर्न्स की सफलता के लिए एक इंटीग्रल वेरिएबल बनता है। और अधिकतर यदि आप हायर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं, तो चार्ट पैटर्न्स की विन रेट्स में काफी सुधार होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और यदि आप चार्ट में इन पैटर्न्स को खोजने के तरीके पर एक वीडियो चाहते हैं, तो कृपया एक कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया ऐसा करना सुनिश्चित करें और बेल आइकॉन भी अनेबल करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस न करें। मैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।